नमस्कार मेरे फौजी भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पार्थ एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं काफी सकुशल होंगे। दोस्तों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आज मैं फिर लेकर आया हूं आप सभी के लिए भारतीय सेना में आने वाले टॉप 15 क्वेश्चन की श्रृंखला का पार्ट नंबर 2। दोस्तों, कल हमने पार्ट 1 पढ़ा था और मैं उम्मीद करता हूं कल के सेशन में आपको काफी मजा आया होगा पढ़ने में, क्योंकि कल के 15 क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर किए थे जो टॉप क्वेश्चन है और एग्जाम्स में हर बार जिनका जिक्र किया जाता है। दोस्तों, आप सभी से एक बार पुनः मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ये 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपके मार्क्स को बदल देने वाले हैं, क्योंकि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। डेली आप नोट्स बनाइए मेरे साथ और ये क्लास प्रतिदिन आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार हमारा मिशन है मिशन 2025, जिसमें हमें इस बार फौज की वर्दी लेकर घर जाना है और वो सम्मान जिसका हमें इंतजार है हमें लेना है। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू कर ले हैं आज का ये सेशन। आज फिर में टॉप 15 क्वेश्चन। तो जल्दी से फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि उन्हें भी यहाँ के क्वेश्चन और यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट अवेलेबल हो सके। तो दोस्तों, कल मैंने आखिरी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा था, जिसमें मैंने आपको बोला था आप इसका होमवर्क है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सभी बच्चों के कमेंट बॉक्स मैंने पढ़े और काफी अच्छे शानदार जवाब आपने मुझे दिए हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उसी क्वेश्चन से और बढ़ते श्रृंखला को हम लोग आगे। देखिए, कल मैंने जो एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, बायोलॉजी से काफी ज्यादा पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन था कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। आप सभी ने इस क्वेश्चन का काफी अच्छा मुझे जवाब दिया कमेंट बॉक्स में, और इसी तरह डिटेल नोट्स के साथ आप मुझे प्रतिदिन होमवर्क क्वेश्चन का जवाब देंगे। दोस्तों, यहां पर ऑप्शन थे फाइकोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है शैवाल, कवक, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी यानी कि वायरस। अब आपके द्वारा जो जवाब यहां पर दिए गए हैं, इसमें जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी कि शैवाल, और इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा। तो काफी बच्चों ने सही जवाब दिए। अब अगले वीडियो से मैं उन सभी स्टूडेंट्स के नेम भी आपके सामने रखूंगा जिनके जवाब बहुत अच्छे यहां पर आते हैं। दोस्तों, शैवाल यहां से आप देख लीजिएगा, फाइकोलॉजी जो अध्ययन होता है वो शैवालों का अध्ययन होता है। इसी बीच आपको एक ब्रांच और यहां से पढ़ लेना है जो फंगस होता है। फंगस के अंदर हम लोग माइकोलॉजी यानी कि माइकोलॉजी एक ब्रांच में हम कवकों का अध्ययन करते हैं। दोनों ब्रांचेस आर्मी एग्जाम्स को लेकर काफी महत्वपूर्ण ब्रांच है, हर बार क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो फाइकोलॉजी शैवाल का अध्ययन है और माइकोलॉजी कवक का अध्ययन है। इसी बीच आपको दो ब्रांच और लिख लेना है। वायरोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो वायरोलॉजी में हम लोग अध्ययन करेंगे वायरस का यानी कि विषाणु का। विषाणु या वायरस का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में एक ब्रांच और पूछी जा सकती है आपसे, बैक्टीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी यानी जीवाणु विज्ञान, और जीवाणु विज्ञान में हम अध्ययन करेंगे जीवाणुओं का। तो दोस्तों, सारे क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, आपकी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ का कंटेंट डिजाइन है। दोस्तों, काफी मेहनत लग रही है, तो ये वीडियो जल्दी से शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ये 15 क्वेश्चंस उन्हें भी मिल सके। तो आज के सेशन को हम शुरू कर रहे हैं और बढ़ते हैं हम लोग आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। आपके सारे टॉपिक यहां से क्लियर होंगे, आप भरोसा रखिए और प्रतिदिन हमारे साथ जुड़े रहिए। बस पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है। इसके ऑप्शन है एंथोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या पॉलिनोलॉजी। दोस्तों, ये ब्रांच काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आती है। ब्रांच से लेकर एक प्रश्न आर्मी में हमेशा से पूछा गया है, चाहे आप आर्मी नर्सिंग दे रहे हैं या आर्मी जीडी दे रहे हैं। तो यहाँ ये टॉपिक अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। पुष्पों का अध्ययन में यहाँ पर एग्रोस्टोलॉजी। दोस्तों, एग्रोस्टोलॉजी में अगर हम लोग देखें तो एग्रोस्टोलॉजी अध्ययन होता है घासों का। घासों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो घासों का अध्ययन करना कहलाता है एग्रोस्टोलॉजी। अब कमेंट बॉक्स में जाइएगा और मुझे जवाब दीजिएगा कि फिनोलॉजी और पॉलिनोलॉजी किसका अध्ययन होता है। वही अगर हमारे बीच में बात करें हम एंथोलॉजी की, तो एंथोलॉजी यहाँ पर अध्ययन माना जाता है पुष्पों का अध्ययन यानी कि फूलों का अध्ययन। तो फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। दोस्तों, एक ब्रांच यहाँ पर आपको पढ़ लेना है फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर में हम किसका अध्ययन करते हैं? तो हम फूल संवर्धन करते हैं या फूलों की खेती करते हैं। तो फूलों की खेती करना क्या कहलाएगा? तो फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर कहलाएगा। दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए
सही जवाब होना है। देखिए मेरे आंसर बताने के पहले आपको अपने मन में आंसर सोच लेना है ताकि आपको पता चले, और कमेंट बॉक्स में इतना बताएं कि 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। तो दोस्तों इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? शाखाओं से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं मैंने सारे को यहाँ पर इंक्लूड किया है। फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पेडोलॉजी या फिर पोमोलॉजी। ब्रांचेस से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए फलों का अध्ययन करना अगर हम लोग देखेंगे तो फलों का अध्ययन करना कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए बिल्कुल सही जवाब होगा। स्पर्मोलॉजी क्या होता है? तो स्पर्मोलॉजी होता है बीजों का अध्ययन। स्पर्मोलॉजी होता है बीजों का अध्ययन। बीजों का अध्ययन करना, बीजों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? तो बीजों का अध्ययन करना कहलाता है यहाँ पर स्पर्मोलॉजी। एंथोलॉजी अभी हम लोगों ने पढ़ा है, पुष्पों का अध्ययन यहाँ पर किया जाता है। और पेडोलॉजी, पेडोलॉजी अगर हम बात करें, पेडोलॉजी यहाँ पर आती है तो पेडोलॉजी एग्जाम में आता है मृदा का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन। मृदा का अध्ययन या मिट्टी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सारी ब्रांचेस काफी महत्वपूर्ण है, अपने नोट्स में इन्हें लिखते चले और समय पर इनका रिवीजन भी आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। इनमें से किसे वर्गीकी का पितामह कहेंगे? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बोलूंगा इसे। ये एग्जाम्स में लास्ट सभी आरओ के पेपर आप देख सकते हैं, वहां पर कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि इनमें से किसे वर्गीकी का पितामह कहते हैं? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर फादर ऑफ क्लासिफिकेशन नाम आ जाता है कैरोलस लिनियस का। किसका नाम आ जाता है? कैरोलस लिनियस के द्वारा। दोस्तों काफी पॉपुलर साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस साहब। अगर हम लोग देखें तो इनके नाम से कई सारे अचीवमेंट है, और जो आपकी एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप ध्यान से सुनिएगा कि नंबर 1 थिंग, इन्हें वर्गीकी का पितामह कहा जाता है, यानी कि वर्गीकरण के जनक। अब दोस्तों इनके द्वारा एक पद्धति बनाई गई जिसका नाम था द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति किनके द्वारा दी गई? तो द्विनाम पद्धति के द्वारा, या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति दिया गया था कैरोलस लिनियस के द्वारा। दोस्तों इसी के साथ आपने पढ़ा होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी दो जगत वर्गीकरण। दो जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन है? तो दो जगत वर्गीकरण यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। दोस्तों काफी दोनों चीजें एग्जाम्स में कई बार आपसे पूछी गई है। इनकी एक बहुत ही प्रचलित पुस्तक है जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। आपको इसका भी ध्यान रखना है, सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपको बताना है कैरोलस लिनियस। तो ये 3 अचीवमेंट जो आर्मी एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, आपको लिख लेना है अपने नोट्स में। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर वे में, ताकि क्वेश्चंस के साथ आप लोग इन्हें अच्छे से पढ़ सके, या फिर आप नोट्स भी बनाते चले, बहुत फायदा होगा। आज आप मेहनत करेंगे तो कल हमें वर्दी जरूर मिलेगी। दोस्तों इतनी सारी चीजें थी कैरोलस लिनियस के बारे में। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा लिनियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अरस्तु को क्या कहेंगे? तो अरस्तु को हम लोग बायोलॉजी के जनक भी कहेंगे, है ना, जीव विज्ञान के जनक। और जूलॉजी के जनक यानी जंतु विज्ञान के जनक भी किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। वही कल के सेशन में हमने पढ़ा था कि थियोफेस्टस किससे कहेंगे? तो थियोफेस्टस रहेंगे वनस्पति शास्त्र के जनक, फादर ऑफ बॉटनी। वनस्पति शास्त्र के जनक किन्हें कहा जाता है? तो ये कहा जाता है थियोफेस्टस को। दोस्तों काफी ज्यादा चीजें हैं, इस क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल कर आने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग मूव करने वाले हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। यहाँ ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि द्विनाम पद्धति किसके द्वारा दी गई, तो हमारे लिए सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर कैरोलस लिनियस। देखिए द्विनाम पद्धति में होता क्या है, अगर हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम देखें तो द्विनाम पद्धति में सभी जानवरों के या पौधों के नामों को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, दो भागों में नामकरण किया गया, जिसमें पहला भाग अगर हम लोग देखें तो पहला भाग यहाँ पर किसी भी पहला भाग और दूसरा भाग किसी भी जानवर में, जैसे हम मान लेते हैं मनुष्य का जीव वैज्ञानिक नाम यहाँ पर होता है होमोसेपियंस। क्या होता है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस। तो यहां पर जो दो नाम देके रखे गए, यहां होमो किस चीज को इंडिकेट करता है? तो पहला नाम यहां पर जेनरिक नेम होगा, यानी कि वंश को इंडिकेट करता है, यानी कि जीनस को इंडिकेट करता है।
वही दूसरा नाम यहाँ पर जाति को इंडिकेट करने वाला नाम होता है, स्पीसीज को, ये वंश को, जिनस को, और ये स्पीसीज यानी जाति को इंडिकेट करने वाला नाम होता है दूसरा नाम। तो दोस्तों द्विनाम पद्धति में आपको पूछा जा सकता है कि द्विनाम पद्धति में पहला नाम किस बात को इंडिकेट करता है, तो आपको बताना है वंश को और दूसरा नाम जाति को। एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से और पूछा जा सकता है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति कहलाती है। ध्यान रखना है आपको, स्पीसीज को कहते हैं या जाति को कहते हैं। तो दोस्तों वर्गीकरण की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी जाति होगी और सबसे बड़ी यूनिट किंगडम को माना जाता है यानी जगत को माना जाता है। तो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कक्षा बिल्कुल एकदम निशुल्क प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों इसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों को भी काफी ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हमने क्वेश्चन नंबर 4 के लिए देख लिया, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन यहां पर केमिस्ट्री से दिखाई दे रहा है, पूछा जा रहा है, लास्ट एग्जाम्स में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम्स में। विरंजक चूर्ण क्या है, आपने इसको पढ़ा होगा, इसका एक नाम और एग्जाम में प्रचलित है, इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसे हम लोग कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, इस नाम से भी काफी ज्यादा ये आता है क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर। यह विरंजक चूर्ण क्या है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। मैं यहां पर लिख देने वाला हूं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आप मेरे साथ साथ लिखते चलें, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम कहा जाता है। दोस्तों काफी पॉपुलर है CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। अब विरंजक चूर्ण क्या है, तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि यह दो या दो से अधिक तत्वों का एक समांगी मिश्रण है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये एक यौगिक माना जाएगा, दो या दो से अधिक यौगिकों से मिलने से बना है। तो ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का यौगिक माना जाता है, तत्व स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं और मिश्रण में अनिश्चित अनुपात तत्वों का माना जाता है, इसलिए यहाँ पर ये अलग हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या है, एक प्रकार का यौगिक माना जाता है। दोस्तों काफी पॉपुलर है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र हो जाता है यहाँ पर CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट, CaSO4.2H2O काफी पॉपुलर नाम है, एग्जाम में आता है। वही पीओपी का नाम भी आपको पता होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो यहां आ जाएगा CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका रासायनिक सूत्र होता है, नाम होता है CaSO4.12H2O हेमीहाइड्रेट। दोस्तों पीओपी, जिप्सम और विरंजक चूर्ण केमिस्ट्री के टॉप लेवल के क्वेश्चंस में आते हैं, जो नर्सिंग टेक्निकल जैसे एग्जाम्स में भी हमेशा पूछे गए हैं। तो बिल्कुल सीरियस होकर आपको इन्हें नोट्स में लिख लेना है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यौगिक। क्वेश्चन नंबर 6 हमारी स्क्रीन के सामने है, बारूद क्या होता है। दोस्तों केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन होते हैं पदार्थ और उनकी अवस्थाएं, काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों यहां पर पूछा गया कि बारूद क्या है, तो बारूद अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये बारूद एक मिश्रण होता है, किस चीज का मिश्रण होता है, तो इसमें कुछ खास चीजें होती हैं, जिसमें नाम आ जाता है पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, यहां पर साथ में आ जाएगा चारकोल, चारकोल, और एक यहां पर रहता है सल्फर, सल्फर। तीन चीजें मिलकर बारूद का निर्माण करती है। इसे हम लोग गन पाउडर के नाम से भी जानते हैं, गन पाउडर के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो बारूद या गन पाउडर क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, चारकोल और सल्फर, इनका एक मिश्रण होता है। तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होगा। एग्जाम में आता है कि वायु क्या है, वायु भी एक मिश्रण है। जल क्या है, जल एक यौगिक है। नमक क्या है, नमक एक यौगिक है। तो दोस्तों यौगिक को लेकर और तत्वों को लेकर, मिश्रण को लेकर इस प्रकार के प्रश्न ही आपके एग्जाम्स में आते हैं, जो आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर मिश्रण, और बारूद का मैंने कंपोजिशन भी आपको यहाँ पर बता दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण प्रेजेंट होते हैं, आपको बताना है। परमाणु का जो नाभिक होता है वो, देखिए अगर आपने परमाणु संरचना वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। आर्मी जीडी और सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं।
देखिए एक परमाणु की जो संरचना होती है वो गोलाकार होती है। इस परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच में आपने देखा होगा, इस परमाणु के बिल्कुल बीचों बीच में एक नाभिक होता है, इस तरीके का एक नाभिक होता है। और इस नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या कहेंगे दोस्तों? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस नाभिक के चारों ओर इस प्रकार की कक्षाएं बनी होती है, इस प्रकार की कक्षाएं बनी होती है जिन्हें हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। और ये सबसे बाहरीतम कोश। अब एग्जाम में आप देखोगे कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यहां से एक प्रश्न एग्जाम में बनता है कि नाभिक के अंदर कौन कौन से पार्टिकल पाए जाते हैं। तो ये नाभिक होता है, उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों नाभिक में पाए जाते हैं और नाभिक में पाए जाने के कारण इन्हें हम लोग न्यूक्लियॉन्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? न्यूक्लियॉन्स के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये नाभिक के या न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। अब अगर एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति कहां होती है, तो आपको बता देना है इलेक्ट्रॉन की स्थिति नाभिक के बाहर चारों तरफ कक्षाओं में होती है। और ये नाभिकीय बल के कारण इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा परमाणु के नाभिक में कौन से कण? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इन्हें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाने वाला है। तो दोस्तों एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाएगा जो आप लोगों को ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? यहां से एक प्रश्न बनेगा। तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। अगर एग्जाम में आता है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो प्रोटॉन की खोज की गई है गोल्डस्टीन के द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा, और इसका नामकरण रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। वही एक प्रश्न एग्जाम में आया कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट, जेम्स चैडविक के द्वारा किसकी खोज की गई? न्यूट्रॉन की खोज की गई। यहाँ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है नेगेटिव, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव, और अगर न्यूट्रॉन की देखें तो न्यूट्रल चार्ज होगा, यानी कि ये उदासीन एक पार्टिकल होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको समझ में जरूर आई होगी। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है कि पास्कल किसकी इकाई है? फिजिक्स का काफी ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। देखिए सारे प्रश्न सिलेक्टेड है, इससे बाहर कुछ नहीं है। मैं दावा करता हूं दोस्तों ये पढ़ लिया यानी कि आपका पूरा 15 क्वेश्चन साइंस के बनने वाले हैं। पास्कल किसकी इकाई है? तो यहाँ ऑप्शन है आर्द्रता, दाब, वर्षा और तापमान। सभी इकाइयों से लेकर भी एक प्रश्न एग्जाम में आता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर दाब पढ़ते हैं दोस्तों, तो दाब बराबर होता क्या है? तो दाब का फॉर्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल, यानी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। बल बटे क्षेत्रफल किसका फॉर्मूला होगा? तो बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा दाब का फॉर्मूला। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से बल का वैल्यू निकाले तो न्यूटन, बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी? किसकी वैल्यू हो जाएगी? दाब का यूनिट हो जाएगा, मेजरिंग यूनिट। दोस्तों ध्यान रखना है आपको इस बात को। मैं यहां लिख देता हूं न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, इस तरीके से आप लोगों के सामने ये यूनिट दिखाई जाएगी। अब दोस्तों दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक होता है, आपको ध्यान रखना है, ये होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल। पास्कल जिसे हम लोग पीए के नाम से भी दर्शा सकते हैं। पास्कल नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा उनके सम्मान में दाब का ये यूनिट रखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दाब से जुड़े हुए एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, पास्कल का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत किससे संबंधित है, या फिर एग्जाम में आता है हाइड्रोलिक लिफ्ट किससे संबंधित है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का संबंध किससे है, या हाइड्रोलिक कुर्सी का संबंध किससे है, तो आप सभी को ध्यान रखना है पास्कल सिद्धांत के अनुसार ये सारे संबंधित होते हैं पास्कल से। पास्कल सिद्धांत पर आधारित होते हैं ये सारी युक्तियां। दोस्तों काफी पॉपुलर क्वेश्चन है जो हर बार यहां से आया है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक चेयर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिले होंगे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के लिए है। एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता की इकाई क्या होती है? सारे के सारे पीवीआई की क्वेश्चन है और आर्मी के लिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला हम आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस, और पावर ऑफ लेंस होती है 1/f, यानी कि फोकस दूरी का उल्टा। एग्जाम्स में आ जाएगा कि लेंस की क्षमता किसका व्युत्क्रम मानी जाती है? तो लेंस की क्षमता
फोकस दूरी का व्युत्क्रम मानी जाती है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम मानी जाती है। इसका एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर। तो डायोप्टर नाम की इकाई किसके लिए, जिसे हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, तो डायोप्टर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमारे पास देके रखा है दोस्तों, सही जवाब हो जाएगा। अगर एग्जाम में आता है कि वॉट किसकी इकाई है, तो वॉट इकाई हो जाएगी शक्ति की। दोस्तों काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, कल के सेशन में भी इसे हमने डिस्कस किया था कि वॉट किसकी इकाई हो जाएगी, तो वॉट इकाई हो जाएगी शक्ति की। वही जूल को हमने डिस्कस किया था, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना है, एसआई पद्धति में लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। हम लोग बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार आया है फिजिक्स से कि डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग लाया जाता है। आपने थ्योरी क्लासेस में जरूर पढ़ा होगा दोस्तों। अगर आप थ्योरी क्लास नहीं ले पाए हैं तो आपको कहीं और जाने और भटकने की आवश्यकता नहीं है। देवास शहर में आपकी अपनी संस्था पार्थ एकेडमी अभी कार्य कर रही है उन बच्चों को बनाने का जिन्हें अभी थ्योरी क्लासेस व्यवस्थित रूप से नहीं पढ़े हैं। दोस्तों न्यूनतम शुल्क के साथ हम आपकी तैयारी बेहतर करते हैं और आपकी तैयारी को 100% हम कंप्लीट करते हैं और एक नियत समय में सिलेबस को पूरा कंप्लीट करके। दोस्तों थ्योरी लेक्चर लेकर अगर आप मेरी क्लासेस पढ़ोगे तो काफी फायदा होगा। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं देवास में, जुड़ सकते हैं पार्थ एकेडमी से, जहां अभी नवीनतम बैच का शुभारंभ हुआ है और ये आप ही के लिए लिमिटेड सीट अवेलेबल है, क्योंकि लिमिटेड सीट्स के साथ ही पार्थ एकेडमी में पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, डेसिबल किसे नापते हैं, प्रयोग किया जाता है। तो आपने काफी पॉपुलर क्वेश्चन पढ़ा होगा कि ध्वनि की जो तीव्रता होती है, ध्वनि की तीव्रता और ध्वनि तीव्रता को मापने के लिए हम लोग डेसिबल का इस्तेमाल करते हैं। डेसिबल है क्या चीज दोस्तों, ध्यान रखना है। डेसिबल बेल का 10वां भाग है। वैसे इसको ओरिजिनल नेम बेल का 10वां भाग, इसीलिए हमने इसको डेसी बोला, तो डेसिबल। अब एग्जाम में आता है कि सामान्य बातचीत में कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर सामान्य बातचीत यहाँ पर होती है, बातचीत होती है, तो उसमें WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सामान्य बातचीत की कितना डेसिबल ध्वनि निर्धारित की गई है, तो ध्यान रखिएगा 30 से लेकर 45 डेसिबल की ध्वनि को सामान्य बातचीत की ध्वनि की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम 60 डेसिबल के ऊपर का ध्वनि हेयर करते हैं तो प्रदूषण की कैटेगरी वाला ध्वनि माना जाता है WHO के अकॉर्डिंग। और 80 से 90 डेसिबल की ध्वनि अगर हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं तो हम पागल भी हो सकते हैं या फिर हमें मानसिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं दोस्तों। तो हियरिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी यहाँ पर। तो सामान्य बातचीत का ध्वनि एग्जाम में आ सकता है 30 से 45 डेसिबल। सही जवाब हो जाएगा वातावरण में ध्वनि। एग्जाम में अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। सभी प्रश्न एग्जाम में आ चुके हैं और ये आने की संभावनाएं पूरी रहेगी। इनमें से कौन एक सदिश राशि नहीं है? फिजिक्स में राशियों से लेकर भी एक प्रश्न पूछा जाता है। सदिश को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। दोस्तों वेक्टर क्वांटिटी इनमें से क्या नहीं रहेगी? आपके ऑप्शन है संवेग, वेग, कोणीय वेग और द्रव्यमान। दोस्तों द्रव्यमान यहाँ पर सही जवाब होगा, क्योंकि द्रव्यमान हमारे 7 मूल मात्रक में, 7 मूल मात्रक में जो 7 फंडामेंटल यूनिट है उसके अंदर शामिल किया गया है। अब ये फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो चलिए जल्दी से हम लोग इनको डिस्कस कर लेते हैं। फंडामेंटल यूनिट, 7 फंडामेंटल यूनिट मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। नंबर 1 पर आ जाता है लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर। दोस्तों क्या हो जाएगा? मीटर। नंबर 2 पर आता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम केजी। यहां से एक प्रश्न आपका 100% बनना है। अगर हम लोग थर्ड पर बात करते हैं समय, समय का एसआई मात्रक क्या होगा? तो समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। नंबर 4 पर यहां पर हम बात करेंगे तापमान की, तो तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन। नंबर 5 पर यहां पर आ जाता है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो जाएगा एम्पियर, जिसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। नंबर 6 पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पदार्थ की मात्रा, और पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या हो जाने वाला है? क्या हो जाने वाला है? मोल। पदार्थ की मात्रा को मोल में मेजर करते हैं, MOL यानी मोल। और यहां पर 7th यूनिट हमारे पास बनेगी ज्योति तीव्रता, यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक होता है कैंडेला। दोस्तों ये 7 नेम है, ये मेरी क्लास है, एग्जाम्स में यहां से प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इतना मैं दावा करता हूं। 7 फंडामेंटल यूनिट सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है। इन्हें हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, क्योंकि इन्हें व्यक्त करने के लिए क्या केवल और केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता
नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर द्रव्यमान इसमें शामिल है, ये सभी अदिश राशि मानी जाती है, तो आपको लिख लेना है अपनी कॉपी में अच्छे से। दोस्तों सही जवाब रहेगा इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे सामने है, इनमें से कौन एक अदिश राशि है आपके सामने है? ऊर्जा, बलागुण, संवेग और उपरोक्त सभी। अदिश राशि के तौर पर हम लोग यहाँ पर चुनने वाले हैं ऊर्जा को। यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर अदिश राशियों में हम लोग बात करें कुछ राशियों की, तो आपको कुछ भौतिक राशि लिख लेना है जो स्केलर होती है, स्केलर होती है यानी कि अदिश होती है। इसमें सबसे पहले नाम हम लोग देखेंगे दूरी का। दूरी, यहाँ पर सारों के सारे मूल मात्रक होंगे, 7 मूल मात्रक यहाँ पर होंगे, वो भी अदिश राशि के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर ऊर्जा, यहाँ कार्य भी हम लोग ले सकते हैं। चाल एक अदिश राशि है ना, चाल अदिश राशि है। ऊर्जा हो गया। शक्ति एक अदिश राशि है, शक्ति दोस्तों ध्यान देना है। इसी के साथ हम लोग बात करेंगे दाब की, तो दाब भी एक अदिश राशि मानी जाती है। तो ये सभी के सभी स्केलर क्वांटिटीज है, और भी कई सारी स्केलर क्वांटिटीज है, आगे सेशन में हम इनको डिस्कस जरूर करेंगे। सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगला प्रश्न आप सभी के सामने, इनमें से कौन सी एक सदिश राशि है? देखिए 3 क्वेश्चन बैक टू बैक सदिश और अदिश से आ गए, इसका मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेंगे। इनमें से कौन एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य। अभी मैंने आप इन तीनों से डिस्कस किया कि दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि के अंतर्गत आएगा, जबकि मोमेंटम या संवेग क्या होगा? सदिश राशि होगा। देखिए संवेग का फार्मूला आप लोगों के लिए काफी फेमस है और एग्जाम में आता है, तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा वेग, यानी मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है? एम इंटू वी। दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आप इसको यूनिट बनाना चाहते हो तो एम हो जाएगा यहाँ पर केजी और मोमेंटम हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इस तरीके से इसका यूनिट आप लोग ध्यान दे सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को कैच करते समय हाथों को पीछे की ओर धकेलता है या खींच लेता है, तो वह किसका एग्जाम्पल है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम का। और दूसरा नियम यहाँ पर संवेग में परिवर्तन की दर को बताता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप फिलहाल संवेग का फार्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे सामने, जो आप सभी को जवाब देना है। पुष्पी पादपों को कहां रखा गया है? ये क्वेश्चन देखिए आपको ध्यान रखना है। 2024 यानी कि 2024 लास्ट ईयर, अगर हम आर्मी एग्जाम्स के पैटर्न की बात करें दोस्तों जीडी के, तो आपको एक नवीनतम सिलेबस वहां पर नजर आएगा और वो है बॉटनी। आपने देखा होगा जिन लोगों ने पेपर दिया उन्हें बहुत ही बेहतर तरीके से पता है कि बॉटनी के 4 प्रश्न एक ही शिफ्ट में पूछे गए, और अगर आप उस सिलेबस को अपडेट नहीं कर पा रहे तो आप उस दौड़ में फिर से पीछे रहेंगे, क्योंकि मैंने भी ऑफलाइन बैचेस में बॉटनी को इस बार बहुत अच्छे फोकस करके पढ़ाया है, ताकि इस बार भी बॉटनी से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हम लोग इजीली बना पाए। दोस्तों पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट टिश्यू, प्लांट हार्मोन्स, इनको लेकर क्वेश्चन पूछे गए थे। प्लांट मॉर्फोलॉजी से भी कुछ क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों सिलेबस अपडेट हुआ है, आपको भी अपडेट होना है, और मेरे साथ आप जुड़े रहोगे तो मैं आपको यहाँ पर सारी जानकारी दूंगा कि हमें पढ़ना क्या है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं पुष्पी पादप। देखिए पादपों की 2 कैटेगरी होती है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स, एक होता है क्रिप्टोगेम्स प्लांट, और एक होता है फेनेरोगेम्स प्लांट। यानी क्रिप्टोगेम्स और एक हो जाएगा फेनेरोगेम्स प्लांट। दोस्तों ये क्या है? क्रिप्टोगेम्स को हम लोग बोलते हैं अपुष्पी पादप, जिनमें फूल नहीं होते, विच ऑल्सो नोन एज नॉन फ्लोरिंग प्लांट, जिनमें किसी भी प्रकार का कोई फूल नहीं पाया जाता। और आपको ये पता है कि फूल किसी पौधे का जनन भाग माना जाता है, कि बिना फूल के न तो फल का निर्माण होता है और न ही बीज का निर्माण होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट जिनमें फूल नहीं पाए गए उन्हें क्या कहा गया? क्रिप्टोगेम्स, यानी अपुष्पी पादप, नॉन फ्लोरिंग प्लांट। अब कुछ ऐसे पादप हुए फेनेरोगेम्स, जिन्हें हम लोग कहते हैं पुष्पी पादप। और पुष्पी पादप यानी कि फूल वाले पौधे। इन्हीं पौधों के अंदर 2 कैटेगरी हम पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जो मैं आगे की क्लासेस में काफी अच्छे से आपको समझाऊंगा। टेंशन ना लीजिए, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो हम आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों इस नैया को इस बार पार लगाना है, बहुत हो गया इंतजार, इस बार वर्दी पहनकर घर जाना है, क्योंकि उस जश्न का वो माहौल, वो वातावरण हमें भी हमारे घर पर बनाना है जो हम औरों का देखते आए हैं। और अब वो दिन दूर नहीं, क्योंकि बस आप हम जितना बता रहे उतना करते चलिए, हमारे साथ जुड़े रहिए।
इस बार वर्दी आपकी ही रहेगी। चलिए, तो यहाँ होने वाला है कि क्वेश्चन था कि पुष्पी पादप। अब पुष्प वाले पादप को हम फेनेरोगेम्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर बॉटनी से क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आते, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आज का अंतिम प्रश्न है, और जिस प्रश्न को मैं आपको देने वाला हूं होमवर्क के अंदर, ये आपका रहेगा होमवर्क वाला क्वेश्चन। मैं यहाँ पर लिखने वाला हूं, लिखना मैं आज आपको भूल गया हूं। यहां पर पूछा गया कि जीवाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है, यानी हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया, फ्लेमिंग, लेम्बल, टेमिन या ल्यूवेन हुक या ल्यूवेन हॉक। दोस्तों, ये 4 ऑप्शन है। डिटेल नोट्स के साथ मुझे जवाब चाहिए। कल की क्लासेस में उन सभी बच्चों के नाम लूंगा मैं यहाँ से जो बहुत अच्छा जवाब देते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, ये सारी क्लासेस आप यहाँ पर 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के सेशन में कंप्लीट किए। कैसे लगे क्वेश्चन? कल की शीट्स में भी आप लोगों ने ये नहीं बताया कि कल की क्लास कैसी लगी। आप ये बात जरूर लिखें आज कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको आज की क्लास और कल की क्लास कैसी लगी। अगर आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो ये क्लासेस हम रेगुलर करेंगे। दोस्तों, अगर शेयर नहीं किया है वीडियो तो जल्दी से शेयर कीजिए, भूलना नहीं है। आज के 15 क्वेश्चंस में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, और कल की क्लास में फिर हम शो करेंगे टॉप 15 क्वेश्चन। आप सभी अपनी तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए और अपने सपनों को ना भूलें। इस बार वर्दी हमारी, ध्यान रहे, इस बार वर्दी हमारी। मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।